सहायक अभियंता यानी सीबीएसई एग्जाम होता है और सीबीएसई में क्लास 4 ऑफिसर का होता है। उसमें हमारे बीमे का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद में सिलेक्शन हुआ है और अभी मैं कोटा बिलासपुर में पदस्थ हूँ। और तीन साल मैं रायपुर में सर्विस किया हूँ, आधा साल करीबन कवर्धा में, और अभी कोटा में मेरी पोस्टिंग है 20 दिन का हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था आप सब कॉलेज कंप्लीट हो गया क्या आपका? किसी किसी का पूरा है, किसी किसी का हो गया। ऐसे भी है क्या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? थोड़ा सा दबाव पता चल जाएगा कितने लोग। अभी जैसे सिटी पुलिस का एग्जाम होने वाला है 14 सितंबर को, शायद उसका भी कुछ लोग एग्जाम देने वाले होंगे। मैं आपको बताना चाहूँ कि हम लोग हमारे गाँव में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं, वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। हम लोग 5 ऑलरेडी कंडक्ट करा चुके हैं, 6वां टेस्ट भी कंडक्ट कराने जा रहे हैं, मांग आ रही है। आप लोग यदि मेरा नंबर लेना चाहेंगे मैं आप लोगों को फ्री में टेस्ट उपलब्ध करा दूँगा। हम लोग किसी भी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेते, सिर्फ हम लोग मार्गदर्शन करते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, मैं 6 एग्जाम निकाल दूँ बिना कोचिंग के। जवाहर महाविद्यालय अगर आप लोग जान रहे होंगे, जवाहर महाविद्यालय है ना, केंद्रीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, प्रयास है ना, ये सब केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा संचालित कुछ बहुत ही अच्छी योजना के तहत स्कूलें संचालित हैं, जिसके बारे में हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, तो हमारा शायद दायित्व बनता है कि हम अपने हमारे जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, हमसे युवा हैं, उनको बताएं इस चीज़ के बारे में। तो मैं 6 एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका हूँ, उसमें से 3 केंद्र सरकार के एग्जाम थे और 3 राज्य सरकार के एग्जाम। शायद IIT आप लोग सुने होंगे, IIT चंडीगढ़ में पढ़ा हूँ, एमटेक में मैं IIT चंडीगढ़ और मेरा बीटेक हुआ है NIT रायपुर से। उसके बाद हम लोग मेरे गाँव में सिंगटपुर निवास, और बचपन से मैं चिंतनी में रहा हूँ, पूरी जिले से भी काफ़ी हमारे साथी हुआ है। तो मैं आप लोगों को कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ज़्यादातर देखा जाता है कि युवा लोगों को अगर मार्गदर्शन नहीं किया जाए, सही रास्ता नहीं बताया जाए तो भटक जाते हैं। भटक किस रास्ते में जाते हैं? ज़्यादातर 2 चीज़ देखा जाता है, आप आजकल मोबाइल में गेम खेलते हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा, इंस्टाग्राम फेसबुक में अननेसेसरी चीज़ें देखते हैं, उसमें भी अच्छी चीज़ें आती हैं। और या तो हो जाता है नशा, या तो नशे की दिशा में चले जाते हैं, या तो मोबाइल में ज़्यादा गेम खेलने लग जाते हैं। गाँव में आजकल गाँव का हो चुका है, फ्री फायर पबजी, हम लोग तो कभी सर्च भी नहीं किए। ये 2 चीज़ हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट। और पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है? युवा की डायरेक्शन में जा सकता है, खेल की डायरेक्शन में जा सकता है, शिक्षा के डायरेक्शन में जा सकता है, व्यापार कर सकता है, खेती में बढ़ावा कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग एजुकेशन के सेक्टर में भी काम करते हैं, और स्पोर्ट्स का भी हम लोगों ने इवेंट कराया था सिंगटपुर में। वहाँ पे आसपास के 20-25 किलोमीटर से बिलासपुर से कुछ लोग आए हुए थे। वहाँ पे लगभग 45 से 50 स्टूडेंट आए थे बाहर से, हमारे गाँव में तो सब ने वहाँ पर आया। सिटी पुलिस और सब इंस्पेक्टर की तैयारी लोगों ने करके गया। हम लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 200 से ऊपर हैं हमारे ग्रुप में, और वो सब एक्टिव हैं। और हम लोग PDF के माध्यम से भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, और ऑफलाइन हमारे गाँव में स्कूल में एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, करियर मार्गदर्शन रहता है और सभी एग्जाम। आप लोग यदि मेरे नंबर लेना चाहेंगे, जो लोग तैयारी करते हैं, मेरे नंबर नोट कर लेंगे। 831 95 80 हाँ 831 95 80 831 95 80 581 है ना। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर एक बुक रखी हुई थी, इस बुक के बारे में कितने लोग जानते हैं? इस बुक के बारे में अभी तक शायद आया नहीं होगा आप लोग के हाथ में, है ना, ऑनलाइन, क्योंकि बिलासपुर में बुक डिपो वगैरह में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बुक में लगभग 12 पूरे राष्ट्र के जो महान नेता रह चुके हैं यंग एज में। बिरसा मुंडा कितने उन्होंने शहीद हुए थे? बिरसा मुंडा 25। खुदीराम बोस इनको पता है 19 से 20 साल की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे पर अपना बलिदान दिया था। भगत सिंह के बारे में जानते हैं, इतने जबरदस्त युवा क्रांतिकारी हुए हैं जिन्होंने इतने मतलब आदमी दान कितना कर सकता है, अपने शरीर को ही दान कर सकता है सबसे ज़्यादा, तो उन लोगों ने बलिदान कर चुका है। तो वैसे ही आदिवासी क्रांतिकारियों के बारे में इस पुस्तक में
जितेंद्र खेड़ा जो कि राजस्थान के हैं, उन्होंने लिखा है। तो इस पुस्तक को आप लोग देखिएगा। मैं फीडबैक भी मंगाना है मुझे, मैं देखा तो मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद एक कोया बूम करके भी पुस्तक आने वाली है। आ गया। अच्छा, आ गया। ऑनलाइन अवेलेबल है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये पुस्तक हो गया, बहुत ही अच्छा आया हुआ है। और एक कोया बूम, उस पुस्तक को हमको जरूर पढ़ना है, ठीक है। और मैं छोटा सा अपना वो बताना चाहूँगा। मैं वर्धा से आ रहा था इधर अपने रास्ते में झंझट वाले कोटा, तो रास्ते में भाषा जाल करके वो पड़ता है, तेंदुआ भाषा जाल, जानवर वगैरह है ना। वहाँ पे सामूहिक विवाह होता है गुरबाना का, पता है किसी को? पता है? नाम चौबे होता है, भाषा जाल से लगा हुआ है। तो वहाँ भाषा जाल में होता है। उसके अलावा सिंगराई में होता है ना। आप लोग देखे होंगे कि आदमी किसी का भी कोई भी माता पिता रहता है तो अपने बच्चों की शादी करने के लिए कितना समय पहले से पैसा जोड़ने लग जाता है, लगता है। कई लोग अपना खेत गिरवी रख देते हैं, कई लोग गहना गिरवी रख देते हैं, कई लोग बैंक से लोन लेते हैं, किसी दूसरे से लोन लेते हैं ब्याज पर। क्या इतना पैसा खर्च करना जरूरी है? आपको क्या लगता है? शादी वगैरह में 2 से 3 दिन में उठ जाता है इतना पैसा। अगर इसी पैसे को अपन शिक्षा में लगाएं, अपने खुद के एजुकेशन में, अपने बच्चों के एजुकेशन में, या किसी बिजनेस में लगाएं, या फिर खेती में लगाएं, खेती कोई और प्रोडक्टिव करें तो अच्छा रहेगा। और मैं भले ही आज एक क्लास 2 ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। मेरा ये एक डिटर्मिनेशन है कि यदि मैं शादी करूँगा तो सामूहिक शादी ही करूँगा, या तो फिर अपने गुरबाना बोलूँगा। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने भी सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन किया था और वो समर्थन करते थे। बाकी सभी वो लोग बोलते थे कि सामूहिक विवाह करें, पैसा बचाएं, अपनी पैसा को शिक्षा, रोजगार, खेती, व्यापार, ये सब चीज़ों में लगाएं। तो यही सब कुछ बातें थी जिन्होंने मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था। और जैसे कि अब मैं एक हो गया कि मैं चलिए एजुकेशन सेक्टर में थोड़ा सा हूँ, और मैं मतलब किसी को अगर गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, उस क्षेत्र में हेल्प कर सकता हूँ। तो एक करीब मैं मिल गया। और कोई ऐसा होगा अच्छा जो बिलासपुर एरिया में या फिर अपने सरगुजा संभाग में, बस्तर संभाग में कहीं भी कोई अगर बिजनेस अच्छा स्थापित किया होगा तो हमें उनको इनवाइट करना चाहिए हमारे बीच, ताकि वो हम सबको बताएं कि हम बिजनेस कैसे 0 लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि मैंने बिना कोचिंग के ऐसे एग्जाम, जेईई मेंस एग्जाम जो कि 12वीं के बाद सीधा होता है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, मैंने को NIT में लिया था, 12वीं के बाद सीधा IIT में लिया था, जिसके लिए कई लाख खर्चा करके कोटा जाते हैं लोग। तो एक हिसाब से काफ़ी नीचे लेवल से तैयारी करके ऊपर तक पहुंचा हूँ। तो बिजनेस के क्षेत्र में भी मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा ऐसा मिलता है अपने को, तो जितने भी एक्टिव हैं हमारे मेंबर, वो लोग उनको इन्वाइट करें। ऐसा कभी भी संगोष्ठी वगैरह होता है तो बिजनेस के क्षेत्र में हो गया, कोई खेती में बहुत अच्छा करता है तो हो गया, कोई और मेरे से भी अच्छी ऊंचे पद पर है जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी के बारे में बता सकता है, या फिर अच्छे कॉलेज में है, जैसे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं लोग, है ना, बायो देते हैं, मैथ्स देते हैं, या फिर BSc वगैरह के लेकर CBSE वगैरह की तैयारी करते हैं। CBSE की तैयारी करते हैं क्या कुछ लोग यहाँ पर? CBSE स्टेट सर्विसेज। सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम एक्टिव है हम लोग सोशल मीडिया पे, क्योंकि जैसे आज ही का ये प्रोग्राम हमको नहीं पता था कि होने वाला है। मेरे को जगत सर के द्वारा पता चला प्रोग्राम होना था, लेकिन जब इतने सारे लोग हैं, हम लोग सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का सही उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसी तरह से कर सकते हैं ना कि सोशल मीडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आप लोग शायद व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ होगा, वो मोर्चा में जुड़ेंगे आप युवा मोर्चा का जो ग्रुप बना हुआ है, उस पर भी वाला जानकारी नहीं आती, नहीं पता क्या। और दादाजी बोलते थे हमेशा अपने साथ एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है। आप लोग सुने हैं? नहीं सुने, है ना? यूट्यूब वगैरह पे उनका है लेक्चर, वो देते रहते हैं, तो उस पर मैंने सुना था। मैं आप लोग का 2 से 3 मिनट और समय दूंगा। दादा का विचार को मैं एक बार आप लोग को बताना चाहूँगा, है ना। दादा हीरा सिंह मरकाम जी को मैंने जितना तक अभी तक जाना है, उनका 3 मेन टारगेट था दादाजी का। बोलते थे कि हम सबको करोड़पति बनना है। बोलते थे लखपति तो हम पहले से, है ना, इतनी जमीन है, इतनी जल जंगल जमीन हमारी संपदा है हमारे पास, आदिवासियों के पास, ये लखपति तो हम पहले से, लेकिन हमको करोड़पति बनना है। ठीक है, पहला था। यदि आप लोग को ठीक लगे तो नोट करते जाइएगा। पहला उनका वो था संदेश कि हमको करोड़पति बनना है। दूसरा उनका संदेश था कि नशामुक्त गुणवाना समाज का निर्माण करना है। हर एक व्यक्ति को खुद का नशामुक्त रहना ही है, और साथ के 10 लोगों को नशामुक्त बनाना है। और तीसरा उनका उद्देश्य था, संदेश था
गोंडवाना सामुदायिक पूंजी बना के रहेंगे वो घंटे थे। व्यक्तिगत पूंजी बोलते हैं कि क्षण भांगुर रहता है, कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद नष्ट हो जाती है। लेकिन जो सामुदायिक पूंजी रहेगी वो हमेशा रहेगी और सभी को शिक्षा, रोजगार, ये सब चीजें प्रदान करेगी। वो बोलते थे, इसके अलावा बोलते थे कि वन, जल और जमीन ये हमारे बैंक हैं, इनकी रक्षा करो। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी, लेकिन हुनर सबको अमीर बना सकता है। अपनी चीजें खुद बेचो, बिचौलियों से आजादी पाओ। और बोलते थे प्रत्येक महीने 1000 अलग बैंक खाते में बचाया जाए सबको। और मैं भी जहाँ भी जाता हूँ देखता हूँ, अब जैसे गुरुकुल आप सुने होंगे, है ना, युवा कहीं कहीं गुरुकुल होता है संचालित। इसके अलावा जो भी गुणवाना या स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी सभा या कुछ भी चीज आयोजित होता है, तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सहयोग करते हैं, जितना बनता है 500-1000 वगैरह। इसके अलावा विवाह के संबंध में कुछ विशेष संदेश वो देना चाह रहे थे। वो बोलते हैं दादाजी, शादी दिखावे की नहीं, रिश्तों की पवित्रता की पहचान होनी चाहिए। वे समाज में बढ़ते फिजूल खर्च और दहेज प्रथा के विरोधी थे। विवाह सरल, सादगीपूर्ण और परंपरागत रीति से होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी मूल संस्कृति को छोड़कर दिखावटी जीवन शैली की ओर न जाएं। दादा हीर सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आदिवासी समाज के माध्यम से कई सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था दहेज प्रथा का विरोध, दिखावटी खर्चे पर रोक, आदिवासी रीति रिवाजों को बढ़ाना और समाज में समानता और जागरूकता को फैलाना। तो इसी दादाजी के संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप लोगों को फिर से बोलना चाहूंगा।